अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ आज के शो में मौजूद हैं। अतर काज़मी, राना बशीर साहब हस्ब मामूल हमारे शो का हिस्सा हैं और नसीरुद्दीन खान नईर साहब लीगल एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। 2018 का सबसे मशहूर नारा तो सियासी था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो तब्दीली उसके बाद से अब तक कहाँ आई ये तो मालूम नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक तब्दीली महसूस की जा रही है, तब्दीली की लहरें महसूस की जा रही हैं, क्योंकि एक ऐसी अपॉइंटमेंट जिस पर ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई झगड़ा हो सकता है, कोई तनाज़ा हो सकता है, रजिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें डिले आया था। अपॉइंटमेंट में तकरीबन 1 साल का डिले है जो ये अपॉइंटमेंट आज हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तजवीज़ करदा जस्टिस मसरत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। 2-3 मैटर्स ऐसे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला, आइनी मामला, जिनको लेकर ये समझा जा रहा था कि ये जो झगड़ा है ये तवालत इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के बाद ज़रा ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं, क्योंकि वैसे तो ये अपॉइंटमेंट, इस तरह की अपॉइंटमेंट्स रूटीन मैटर होती हैं, लेकिन जब अदलिया में तकसीम का तासुर हो और जहां हाथ ना मिलाने की वीडियो भी वायरल हो जाए, एक दूसरे से ना मिलने की, एक दूसरे से गुरेज करने की वीडियो वायरल हो जाए, जहां ये खबर बन जाए कि दोनों मिलकर पौधा लगा रहे हैं, दोनों सीनियर जजेस मिलकर पौधा लगा रहे हैं, तो वहां इस तरह की अपॉइंटमेंट के बाद चहमगोइयाँ तो होती हैं। तो आज के शो में हम अहमियत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता था कि 7-8 की रेशो है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, और बहुत से अहम मामलात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूबरू भी हैं, जिसमें डायरेक्शन भी मुल्क की वाज़े हो सकती है अगर उन पर कोई वाज़े फ़ैसला आ जाए। तो सबसे पहले नैयर साहब आप कहिएगा नैयर साहब आप ये कहिएगा कि इतनी स्मूथली ये मंजूरी, ये महज इत्तफाक है? ये खुशाइंद है, और जस्टिस मसरत हिलाली साहबा का सुप्रीम कोर्ट में आना बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक ख़वातीन के लिए भी खुशाइंद ख़बर है। आपको तो खुश होना चाहिए कि दूसरी खातून जज होंगी। पहले एक पंजाब से मोहतरमा आयशा साहबा ली गई थी, और अब ये मसरत हिलाली साहबा बड़ी कॉम्पिटेंट और बड़ी ही इफ़ेक्टिव जज हैं, और इस मेयार पे पूरा उतरती हैं। और कमीशन का बड़ा दुरुस्त फ़ैसला है, सीनियरिटी पे भी किसी को एतराज़ नहीं है और उनकी कॉम्पिटेंस पे भी, और अगर कॉन्सेंसस हुआ है तो उसे तहसीन की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करें तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब 2 जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले पे आपको पता है क्या ले दे हुई थी, उसके बाद वो रिज़ाइन भी कर गए, तब तो 2 जजेस की अपॉइंटमेंट को शक की निगाह से देखा गया था कि ये कैसे हुआ, और अब की बार ऐसे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चेंज आ रहा है, यानी वहाँ भी हालात बेहतरी। तो ये फॉर द टाइम बीइंग है, या आप समझ रहे हैं जो बेहतर सूरत हाल, जो बेहतर हो उसे बेहतर ही कहना चाहिए? नहीं, ये फॉर द टाइम बीइंग है, या आप मुस्तकिल समझते हैं? रास्ते नहीं तलाश करने चाहिए इख्तलाफ को जवाज़ पैदा करने के लिए। एक अच्छा खुशाइंद नई तकर्री सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक सीट बकाया है, उस पर भी होनी चाहिए। 17 सीट्स थी, वो भी फिल करनी चाहिए थी, लेकिन अब भी जब भी चीफ जस्टिस साहब मुनासिब समझे साथी जजों की मुशावरत से कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करेगा। ये कोई लाजमी नहीं कि हर बात पे जज साहबान ने इख्तलाफ ही करना है। डाइसेंट एक जुडिशल हिस्ट्री की ट्रेडिशन है, वो होती रहती है, कभी नहीं भी होती। इसलिए ना तो हर डाइसेंट से कोई डिफरेंस तलाश किया जा सकता है, और ना ही हर कॉन्सेंसस से कोई बड़ा सेटलमेंट तलाश किया जा सकता है। ये एक अच्छा फ़ैसला है, सबको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, तहसीन करनी चाहिए। अगर हालात और इसके बाद सीनियर मोस्ट जो जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो बेंचेस का हिस्सा भी बनने लगेंगे, देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं आप? देखें, इट्स फॉर द चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस। अभी तक तो यही हालात है, क्योंकि दूसरा जो लॉ आया था वो तो सस्पेंड हुआ है। अच्छा, वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट लंबी छुट्टियों पर जा रही है। कब से लेकर कब तक ये याद करवाते हैं? अगस्त से जुलाई और अगस्त सुप्रीम कोर्ट रुखसत पर होगी। उसके बाद कुछ बेंचेस काम करते रहेंगे, वो भी चीफ जस्टिस साहब का फैसला होगा। हाँ, देखने की चीज़ ये है कि क्या इम्पोर्टेंट केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं वो टेकअप होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल ठीक, अब ये देखना होगा। अच्छा, वैसे आप देख रहे हैं जनरल साहब के जैसे सुमरता बंदयाल साहब और उनके साथी जजेस जो कि हुकूमती गोलाबारी का बारहा निशाना बने, बार बार उन्हें टारगेट किया जाता रहा, उन्होंने कैसे जो अपने मुखालिफ धड़े की सिफारिशात थी उनको मिनोअन तस्लीम कर लिया? देखिए, एक तो मेयर साहब की बात से मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि जिस किस्म की एक तकर्री हुई है बेहतर है और बहुत अच्छा है। ये देखिए, हमारा इशू जुडिशरी का नहीं है,
इशू हमारा सियासतदानों का है। यही सियासतदान जिस दिन पिछले साल जब 9 और 10 रात के अप्रैल को फैसला हुआ था, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही फैसला था, जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे उस बेंच को, कि भाई जो भी उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो गलत है वो, और जिसके नतीजे में पीडीएम की हुकूमत बन गई। उस वक्त उनको दूसरी तरफ से मुखालफत का सामना था, उनके ऊपर गोलीबारी हो रही थी। अब जबकि फैसला और हो रहा है जो पीडीएम को पसंद नहीं आ रहा, तो जज भी वही हैं, फैसला भी वही कर रहे हैं, तो हमें मसला क्या है इस बात में? मसला सिर्फ ये है कि जब आप ताकत के नशे में चाहते हैं कि फैसला मेरी मर्जी के हों और ये मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं होगा, तो हम वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका आइन मुअल्लक होकर रह गया है, कानून की कोई हैसियत नहीं रह गई। अपने खुद ही आपने बैसियत हुकूमत, जिनका फर्ज है कि तमाम इदारों की साख को न सिर्फ बहाल करें बल्कि उनको बढ़ाएं, वो खुद ही अपने एक बहुत बड़े इदारे की, जो पाकिस्तान में दुनिया में अगर देख ले तो अल्लाह ताला के बाद नीचे यहीं से हमें इंसाफ मिलता है। अगर इसको हमने मुतनाज़ा बनाया और कोशिश करके मुतनाज़ा बनाया, तो उसका फायदा किसको हो रहा है? ये नुकसान हम सब बात कर रहे हैं अपना। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से खुशाइंद है, और इसलिए भी खुशाइंद है कि कल को यही जो बला अभी पड़ी हुई है, काजी फाइज शाह साहब को पेश हो सकती है ये। और ये मत भूलिए कि जो आज जो लोग समझ से जिनके जहन में ये है कि शायद काजी फाइज आएंगे तो सारा पाकिस्तान ऊपर से नीचे लटक जाएगा, ऐसा हो नहीं सकेगा। ये आप देख लीजिएगा, ये इसी सुप्रीम कोर्ट में फैसले होंगे, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं आएंगे। तो हमें इस तरफ तो सोचने की जरूरत नहीं। हमारा मसला सियासतदानों का मसला ये है कि सियासतदान चूंकि अपना खुद मसाइल हल करने की अहलियत नहीं खो चुके हैं सारी, ये सारे मसाइल सियासी मसाइल हमने अदालतों में जाके फंसा दिए हैं। आपकी पूरी सियासत जो है पाकिस्तान की, वो इस वक्त आपकी किसी न किसी अदालत में फंस के रह गई हुई है। जब तक आप ये एबिलिटी आपकी हासिल नहीं होगी कि मसाइल पार्लियामेंट में हल हो, पार्लियामेंट इफेक्टिव हो और सियासतदान मिल के बैठ के फैसले खुद करे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों, तो आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स के तमाम जजेस की वो जो साख भी बहाल होगी और फिर हालात भी बेहतर होंगे। इस सड़क का मैं एक और तरफ आपके वसातत से मैं ये बात करना चाहता हूँ। आज सुबह मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मास्टर अभी कमर भी ठीक है, बाकी भी ठीक लगते हैं वो, और चीफ मिनिस्टर साहब बैठ के वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे। इसी दौरान मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं राजनपुर से, उनका फोन आया, और जो फोन था उन्होंने कहा जी जब सैलाब की वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है, जो जानी माली हर किस्म का नुकसान हुआ है, वो तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। हमारी जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज कोई एक टके की गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है जी। और जो सैलाब की वजह से डैमेजेस हुए हैं, और डैमेजेस वो अपने डैमेजेस की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो हमारे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर खड़े थे यहाँ पे सैलाब को रोकने के लिए, वो पहाड़ी नदी नाले हैं, उनका पानी भी बड़ा तेज आता है और एकदम आता है, उसके सब खत्म हो गए हैं, हुकूमत ने कुछ नए बनाए नहीं है। अब एक गांव के लोगों ने क्या किया है, उन्होंने अपनी मस्जिद को अपनी मतलब आपके तहत जमीन से 10 फुट ऊपर रेस किया है, उसमें सेन बनाया ताकि खुदा ना खास्ता अगर सैलाब दोबारा आ जाए तो मौसम दोबारा सर पे खड़े आपके, तो उनका वहां भी लोगों को पनाह देंगे। ये हमारी हुकूमतों का हाल है। फिर ये कहते हैं कि हम क्या करें काम इसको। चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब तो लूडो कैरम खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उन बेचारों को कुछ पूछने वाला है उनका, वो किसी की जिम्मेदारी है। ये सारी लड़ाई जो हो रही है ये किस लिए हो रही है? जिनके नाम पे हो रही है वो बेचारे मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपने इस सतह पर जाके अवाम के मसाइल हल करने हो तो उसके लिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम होता है, और हमने देखा कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम में यही जमहूरी हुकूमतें सबसे ज़्यादा रोड़े अटकाती हैं। इस पे तो आज के शो में हमने बात भी करनी है जो कराची में हो रहा है, सिंध की सतह पर हो रहा है। लेकिन वापस जुडिशरी की तरफ आते हुए, जब माजी में 2 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी जिस पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि देयर वाज समथिंग हैपनिंग, बैक एंड पे कोई डील की कोशिश हो रही थी। अब इस अपॉइंटमेंट को भी डील से ताबीर किया जा रहा है, आप ऐसे ही समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दूसरी खातून जज आई है, और ये हम देख लें कि हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, और जब तक ख्वातीन मुतहरिक किरदार अदा नहीं करेंगी तब तक जो है किसी भी मुआशरे के अंदर उनको वो इन्वायरमेंट उनके लिए पैदा नहीं की जाएगी कि जहाँ पे वो अपना मुतहरिक किरदार अदा कर सके। वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा हो जाएं, जस्टिस आयशा साहिबा हो जाएं,
ये सख्त मेहनत करके अपना लोहा मनवा के मर्दों की इस फील्ड में आज यहाँ पे पहुंची हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये किसी डील का नतीजा है। ये हमारे लिए बतौर कौम फख्र का मुकाम है कि आज हमारी माँ बहन बेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी और आइन और कानून के मुताबिक अदल करेगी। ये हम सब के लिए फख्र का मुकाम है। बाकी देखें जो सियासी इसकी चीजें हैं वो एक अलग बहस है। कोई भी जो जज होगा वो वहां पे बैठेगा, उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने। लेकिन अलमिया यहाँ पे बड़ा ये है, जो डील ये है कि वो डील ये है कि क्या इस अदलिया के फैसलों के ऊपर हुकूमत अमल दरामद करेगी। इसी अदालत ने फैसला दिया था ना कि आपने 14 मई को इलेक्शंस करवाने, क्या हुकूमत ने वो फैसला मान लिया? जो हाई कोर्ट फैसले दे रही है, क्या हुकूमत वो फैसले मान रही है? असल तो इशू ये है कि जज तो आप इसमें जितने मर्जी बैठा दें, जब हुकूमत ने तहिया किया हुआ है कि हमने अदलिया को अंडरमाइन करना है, अदलिया के ऊपर जिस तरीके से हुकूमत हमला आवर है, चाहे वो एक जज साहब के ऊपर हो या 2 जज साहिबान के ऊपर हो, क्या उसकी कोई नज़ीर मिलती है? बाकी ये बात है कि देखें यहाँ पे पहले आजर नज़ीर तारड़ साहब कहते रहे कि पता नहीं किसी के कहने पे उन्होंने जज लगा दिया या किसी के कहने के ऊपर नहीं लगाया। ये सारी बातें हैं। अब आपको कोई ऐसी बात नजर नहीं आएगी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि खुश उसलूबी से ये मरहला तय हुआ। बाकी भी जो असामियां हैं उनको भी पुर किया जाए। बिल्कुल जज साहिबान की जरूरत है, वो आएंगे बैठेंगे तो फैसले करेंगे। लेकिन ये मसला नहीं है तैनाती, मसला ये है कि ये हुकूमत जो है वो फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। जब जज साहिबान हाई कोर्ट लेवल पे भी पूछ रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे या दोबारा जो है पकड़े जाओगे, ये फैसला तुमने करना है, हमने तो जमानत दे दी है, तो फिर उसमें आप एक जज तैनात करें उन अदालतों में या 100 जज तैनात कर दें। प्रॉब्लम यह है कि जब आइन और कानून की कोई वक़्त ही नहीं है तो फिर बाकी बहस तो ला हासिल किस्म की है। सही कह रहे हैं आप अतर, लेकिन देखिए ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होगा या जो भी जज होगा वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देगा। लेकिन जब एक कानून आता है और एक जज जो है वो उस पर अमल दरामद करते हुए उस सुमोटो के इख्तियार के हवाले से जो बात होती है उस पर अपना बेंच वो ख़त्म कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उस कानून को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो इस तफरीक की वजह से ही ये बहस शुरू होती है जिसमें आज हम पड़े हैं। और इसी पे फिर जब किसी बड़े लार्जर बेंच की बात, फुल कोर्ट की बात की जाती है तो कहा जाता है कि 7-8 से फैसला आएगा, 8-7 से फैसला आएगा, फिर 5 और 4 की बहस होती है जिसपे अभी तफसीली फैसला भी एक आया। तो राना साहब क्या समझते हैं अब इस अपॉइंटमेंट के बाद ये बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जा रही हैं बातें, सेटलमेंट है, क्या है, अब ये तकसीम का तासुर ज़ायल हो गया इस अपॉइंटमेंट के बाद? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मसला ये है कि दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं, आई एम सॉरी टू से कि यहाँ पे मर्द हजरात मेरे से नाराज होंगे शायद, यहाँ पे मर्द हजरात जो है बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अगर कोई औरत जो है कोई इतने हाई लेवल पे पहुंच जाए, या फॉर दैट मैटर किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, या जहाँ पे भी आप देख लें, अगर कोई औरत जो है अगर वो अपना लोहा मनवाती है तो उसके लिए एक इश्यूज बन जाते हैं। जो मेल्स होते हैं वो इतनी इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद पता नहीं जी क्या हो गया है, और वो उसको हमेशा अंडरमाइन करके रखते हैं औरत को, और औरत को वो चाहते ही है कि किसी न किसी तरीके से कट टू साइज ही रखा जाए, उसको ग्रो अप ना होने दिया जाए। और ये अपॉइंटमेंट जो है मेरे ख्याल में इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट इसको साइड पे रख दिया जाए कि कौन क्या है, किस तरह नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट, दिस इज टू गुड and this will create like ripples all over the world and will send like positive signals. और इस वक्त के हालात में जहाँ पे आप मतलब कि हम बहस भी करते हैं कि जनाब यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, अपनी मर्जी के जनाब फैसले नहीं आते तो लोग मानते नहीं है, कोई एक ग्रुप नहीं मानता, दूसरा ग्रुप नहीं मानता, things like that. But then again, if we talk about justice, तो सारी दुनिया को पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट हम इस तरीके से चले, हम इस पॉजिटिविटी की साइड में पॉजिटिव एंगल से अगर देखें तो आई पर्सनली थिंक ठीक है, जज हजरात जो होते हैं वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं और उनसे भी गलतियां होती हैं। ये नहीं होता कि वो सारी चीजें ठीक करते हैं, बट देन अगेन उसका भी किसी न किसी तरीके से आप उसका रेमेडी तलाश कर सकते हैं उसकी।
सो वो कोई ना कोई उसके अंदर ऐसा लॉ के अंदर चीजें होती है। नहीं साहब टेल अस अबाउट इट, क्योंकि मैं इतना लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट देन अगेन कोई ना कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद होती है जहाँ पे अगर किसी फैसले से आप इत्तेफाक नहीं करते तो वहां पे आपको रेमेडी मिल जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलती है। हाँ, गलतियां होती हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जजेस से होती हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल होती है। इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए, जजेस को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। बट देन अगेन इसमें पॉजिटिव साइन भी ढूंढना चाहिए। और अगर एक खातून अगर इस ओहदे में पहुंची है पाकिस्तान के अंदर, देखिए बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बनना था पूरी दुनिया में एक जनाब यहाँ पे वावेला फैला हुआ था, यदि एक खातून जो है कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, वो बनी, ठीक है नहीं, उसने अपना लोहा मनवाया, ठीक है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बनवाया। मतलब जब वो यूनाइटेड नेशन में गई, किसी भी फोरम पे गई, इंटरनेशनल फोरम पे बेनजीर गई, तो उसको जो स्टैंडिंग अप्लॉज मिलती रही सबके सामने। मतलब जरा थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है, लेकिन उसको सारे इंटरनेशनल फोरम से अप्लॉज मिलती रही, उसको हमारे पाकिस्तान में मिलती रही, शाबाशियां मिलती रही, और वो किस किस्म की यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करती रही, सबको पता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ बिलो द बेल्ट भी खेला गया, ठीक है ना, लेकिन वो उसने पॉलिटिक्स करनी थी, उसने पॉलिटिक्स की और उसने अपना लोहा मनवाया। यहाँ तक सो बस हो के 17 सीटों के साथ, बस 17 सीटें, कोई सीटें नहीं होती, कोई नंबर नहीं होता, लेकिन उस नंबर के साथ भी वो बैठी, लास्ट मोमेंट तक वो उसने अपना ग्राउंड जो है खुला नहीं छोड़ा था, ठीक है, शी वाज अ फाइटर, वो उसने पॉलिटिकल ग्राउंड पे उसने फाइट किया, फाइट आउट किया, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर फाइट आउट किया जी। तो हम लोगों को भी ग्रो अप करना चाहिए, वी मेन शुड आल्सो ग्रो अप, और जो खवातीन हैं जो आगे चल रही हैं, ये आगे बढ़ सकती हैं, मर्दों से कई गुना ज्यादा अच्छा काम करती हैं खवातीन जी, और मेजॉरिटी ऑफ देम डू दैट। थोड़ा सा उनको पुश करना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी टांगे खींचना शुरू कर दें हम, उनको पुश करना चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। So I personally think it should be taken in a positive way. हाँ, नहीं राणा साहब, कमिंग फ्रॉम राणा साहब, इट रियली, मैं कह रहा हूँ राणा साहब के घर में नंबर बहुत बढ़ जाएंगे आज इंशाल्लाह। हर तरफ नंबर बढ़ जाएंगे, और बात वो हक की कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में ऐसे लेवल पे सिस्टम के इम्तियाजी सलूक के बावजूद अगर खवातीन मर्दों के शाना बशाना आते हैं तो इट्स रियली अ बिग डील। हाँ, और आप सब लोगों की अप्रिसिएशन के बाद तो हम यही कहेंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये वाकई बहुत खुश आइंद है, हर तरह से इसे वेलकम किया जाना चाहिए और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब आपने राणा साहब एक बात की कि फैसले पे अगर कोई इत्तेफाक नहीं करता तो उसके लिए रेमेडी होती है। जो सुप्रीम कोर्ट में आज जिस समाअत हुई इसमें भी रेमेडी के हवाले से बात की गई थी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा इस नुक्ते पे करेंगे बात। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ये जो हुकूमत रेमेडी की जो सही कर रही है, इस पे जो समाअत के दौरान आज जो रिमार्क सामने आए, एक तो ये नजर इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त थी और रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो सो मोटो वाले सारे केसेस दोबारा खुल जाएंगे। इसमें ना 1962 के अदालती एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि बैरिस्टर अली जफ़र ने ये कहा कि अदालत को थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए अपना कोई पुराना केस ओपन करने से पहले। नहीं सब, ये हक के समाअत ना मिलने और फैसले के गैर कानूनी होने में फ़र्क क्या है? नहीं, इसमें सिर्फ एक रास्ता निकाला गया है किसी तरह से जो ऑलरेडी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन या जो केसेस माजी बईद में भी हो गए हैं उनमें भी इस सेट के लागू होने के 30 दिन के अंदर अपील की गुंजाइश पैदा कर दी गई है रिव्यू की शक्ल में, और ये साथ कर दिया गया है कि वो रिव्यू अपील की तरह सुना जाएगा। अच्छा, तो वो या अपील होती है या रिव्यू होता है, फर्क खत्म हो जाएगा इसके बाद। बाहर तो यही लगता है जब तक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आती तो ऐसे ही कहा गया है, चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि अपील का, तो अपील और रिव्यू में तो फ़र्क रखना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप अपील और रिव्यू को एक ही लेवल पर ट्रीट करें और वही ग्राउंड्स अपील की हों जो रिव्यू की होती हैं, या वही ग्राउंड्स रिव्यू की हों जो अपील की होती हैं। डिस्टिंक्शन डज एग्जिस्ट एंड इट विल कंटिन्यू। जो भी फैसला आएगा वो तो बात सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन ये जो सेल्फ सर्विंग लॉज बनाए गए हैं जिससे पहले नज़र आता है कि सिर्फ एक रास्ता निकाला गया है, कुछ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का जो केसेस ऑफ टाइम बार्ड हैं किसी तरह से उनकी एक गुंजाइश निकले रिव्यू की और उन्हें अपील की शक्ल में सुना जाए,
और मेरिट्स को असर नौ देखा जाए, रिव्यू किया जाए, रीअप्रेजल हो सारे फैक्ट्स की, तो अब सुप्रीम कोर्ट कोई एक बेहतर फैसला करेगी। अभी आज तो उनका यही नज़र आया है तासर कि ऐसे हम एक नहीं खोल सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसका इख्तियार महदूद करें, लेकिन तरमीम के जरिए, तो क्या अदालत बात ये वही डायरेक्शन नहीं, दे उन्होंने सकती नहीं, है? अदालत ये डायरेक्शन, अदालत ने एक रास्ता दिखाया है कि अगर आप ऐसे कवानीन लाना चाहते हैं जिसमें रिव्यू की जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन और कॉन्स्टिट्यूशन को सूटेबली अमेंड करें जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के साथ इन कॉन्सोनेंस भी हो, निगेट भी ना करे और एक जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करे। लेकिन ऐसे सब लेजिस्लेशन के साथ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हैम्पर किया जा सकता। गवर्नमेंट की कोशिश है कि उन्होंने पहले भी लॉ लेकर आए थे, वो सस्पेंड हो गया, फॉलोअप में ये लेकर आ गए। अब सब लोगों को पता है कि इसका एक हिस्सा पर्सन स्पेसिफिक है, अब उनके लिए क्या होता है क्या नहीं होता। वो जो बिल है वो तो मुअत्तल है, इसको नहीं किया गया सस्पेंड, इसको नहीं किया गया सस्पेंड। लेकिन इसको ये क्यों नहीं किया गया? जिस कानून, जिस उसूल के तहत उसको किया गया, इसको क्यों नहीं? उन्होंने हल्का सा कमेंट दिया कि अब एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट आ गया, उनसे क्या कमेंट कर, कुछ सूरत आएगी सामने तो देख लेंगे, कोई रास्ता बंद तो नहीं हो गया। हाँ, लेकिन एक उसूल डोर्स आर नॉट क्लोज्ड, डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। अच्छा, वक्त का तकाजा ये है नैयर साहब के चीज़ों को ना जल्दी आप फाइनल शेप दें, और क्योंकि इस वक्त मतलब जिस वक्त सर्जरी की ज़रूरत है उस वक्त होम्योपैथिक दवाई से तो काम नहीं ना चलता। ये जितने मामले, चाहे वो इलेक्शन का मामला ये आपको नहीं लगता कि इस पर जल्दी कोई ना कोई फाइनल साइंस? बिल्कुल जल्दी नहीं होना चाहिए। हर्डली लेजिस्लेशन को रिवर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सभी फ्रीकन को मौका मिलना चाहिए, कोर्ट्स खुद भी उसे खुले दिल से देखे, सोचे, जांचे। अगर आप बिल्कुल हर्डली और विद अनरीजनेबल डिस्पैच काम करेंगे तो लगेगा कि लेजिस्लेशन को किल कर दिया गया है। लेजिस्लेशन को इजीली रिवर्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अगर कहीं देखेंगे कि लेजिस्लेशन के कुछ हिस्से इनेक्टमेंट के अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं या इनकी गुंजाइश मौजूद नहीं थी, तो उस पार्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं और वापस पार्लियामेंट को भी भेज सकते हैं कि रिकन्सिडर करें इन एस्पेक्ट्स को और इन्हें इन कॉन्सोनेंस लाएँ या मुताबिकत पैदा करें आइन की वाज़ेह शिकों के साथ, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के एज ए मेजर पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बरकरार रहे। हाँ ठीक है, लेकिन हुकूमत ने तो अपने टारगेट्स पूरे करने हैं ना। नहीं, हुकूमत तो अजीब किस्म का रास्ते निकाल, हुकूमत का छोड़े हैं। हुकूमत तो चले, आप कह रहे हैं कि इसमें मुमकिना हुकूमत एक लेजिस्लेटिव सपोर्ट के साथ एक रास्ता पैदा करना चाहती है, तो वो चूंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, तो बस ऐसे लेजिस्लेशन के साथ काम चलाना चाहते हैं। चल गया तो चल गया, ना चला तो ना। ठीक है, ट्राई अगेन, आपकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। चले, आपने कहा कि मुमकिना तौर पर ये हो सकता है इस मामले को लेकर आगे। अब जो एक और मामला जिसपे जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा खतरा मईशत से, अब हम मईशत की तरफ प्रोग्राम का रुख मोड़ते हैं। अनसर्टेनिटी अब भी है, बजट के बाद भी IMF हमें थम्स अप नहीं दे रहा और बदस्तूर वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट के इशारे ही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा कि नाक की लकीरें निकलवा दी हैं, इसके बावजूद अगर IMF नहीं आ रहा, बार बार वो हमें ढारस बंधा रहे हैं कि हमने कर लिया सारे काम, जो कहा उन्होंने हमने मान लिया। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, सुने। We are still very hopeful that IMF program will materialize. Our 9th review by IMF, we have met all terms and conditions, and hopefully we'll have some good news this month. 100 प्याज और 100 जूतों वाली कैफियत है कि बिजली की कीमतें स्काई रॉकेटिंग हैं। आप देख लें पर यूनिट क्या पड़ा है एक आम आदमी को भी, और पेट्रोलियम लेवी, इस पर भी अभी आयशा कौस पाशा साहिबा फरमा रही थी कि एतराज़ात आए हैं सामने। रेवेन्यू के मामले को लेकर भी IMF एतराज़ कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है, मुतालिबात भी आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं, सुने। डिप्टी स्पीकर साहब, हम में ये जरूरत है, जितने लोग यहाँ में बैठे हुए हैं, कि हमारी जो 1,68,000 रुपया तनख्वाह है, हम इसको 2 लाख या 2.5 लाख कर सकें। हमारे यहाँ पे 7 वाला दायरा है, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, चले हमें चौथा हिस्सा दे। जो उठता है हमें क्रिटिसाइज करता है, राइटली और रॉन्गली, और हम बर्दाश्त करते हैं, क्यों? हम सियासी वर्कर हैं, हमें हमारा काम है बर्दाश्त कर। लेकिन इतने इतने नाजुक मिजाज हैं यहाँ पे कि लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। आज
भी हमारे सर पे मंडरा रहे हैं बादल के IMF हमें प्रोग्राम देगा या नहीं देगा। ये सारे इमराज का इलाज जो है IMF के पास नहीं है। ये कनाइवेंस जो है अदलिया की, ब्यूरोक्रेसी की और इनएक्शन ऑन आवर पार्ट, ये तीनों चारों चीजों ने मिलके जो है इस मुल्क को जो है फाइनेंशियली जो है बिल्कुल जैम कर दिया, फ्रीज कर दिया। चीफ मिनिस्टर जो थे पिछली गवर्नमेंट के पंजाब के, उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो अरबों रुपए लेके लंदन चले गए हुए हैं, किसी ने पूछा? अच्छा, ये जनरल साहब ख्वाजा आसिफ ने ये भी फरमाया कि 75 बरसों में बजट में बुनियादी तब्दीलियां नहीं की गई। ये किसने करनी थी तब्दीलियां? और ये समझे हम इन बातों के बाद के डिटरमिन कौन करता है? क्या सैलरीज डिटरमिन कौन करता है? सैलरीज ऑफ जजेस जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं वो वाज़ेह इशारा करें कि 16 लाख वही वो ज़ाहिर है उधर ही इशारा कर सकते हैं। जनरल साहब हम तो आपकी तरफ इशारा करेंगे। आप जनरल साहब ये बताएं कि मरज पर लाइलाज समझें और अभी इनको सच बोलना ही पड़ेगा सूनर और लेटर। वैसे एक बात जो सैलरीज के ऊपर सर एक चीज ऐड करूंगा कि ये फौजियों की सैलरी बड़ी कम होती है, अगर आपका उस तरफ इशारा था। इनका तो अपना गुजारा बड़े मुश्किल से होता है। जनरल साहब खुद इसके बारे में बताते हैं। जी जनरल साहब देखिए, ख्वाजा साहब का कहना सर आंखों पर, हम कैसे हमारे वज़ीर दफा हैं, हम कैसे उनके शहादात हैं वो सैनी अल्फाज में लिखने के काबिल हैं। बात यह है कि उन्होंने एक तो को इशारा किया कि वो अरबों रुपए लेके चला गया, जो अरबों डॉलर लेके पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो खा गए, जो आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, और उन सब को लेके बात करें। ख्वाजा साहब खुद माशाल्लाह क्या बात कहें, अभी वहाँ मुलाजमत करते रहे हैं, जब ये वजीर भी थे हमारे। तो कैसे हम ये समझ नहीं आती कि हम ये कैसे किस कदर कॉन्फिडेंस से क्या चीज़ हम कह जाते हैं कि हमारा कहना क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि बस सानू पूछे ना, हम लूट के खा जाएं, मार जाएं, कुछ कर जाएं, हमें पूछने वाला नहीं होना चाहिए। That is the essence that I get, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमी का इनके पास कोई इलाज नहीं, इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। अगर ये समझते हैं कि सार डार साहब, वेल मिफ्ता साहब ये लेके आए ना सारे एक्सपर्ट्स, हम कहाँ पहुंचे इसमें? इस सारे बजट में मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। ये अगर आपने है ना, ये थोड़ा यहाँ पे एक लगा दें, थोड़ा सा यहाँ से निकाल लें, यहाँ डाल दें, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये बुक कीपर्स का काम है ये। आप आज भी अगर आप देख लीजिए, आपको पता है कितना बजट पास हो गया, क्या हुआ किसमें? पार्लियामेंट में किसी ने बजट पे तकरीर की, सियासी तकरीरें कर रहे हैं ना हम लोग सारे इस बात पे। किसने इनको रोका था कि भाई ये जब पिछली दफा भी हुकूमत में थे कि जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है वो करें इसमें? किसने इनको बताया था कि IPPs के जरिए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर डाका मारा गया है उसका हल निकालें कोई ना कोई इसका? किसी ने रोका इनमें, इसको इनमें किसी ने काम किया ये? अब मुझे बता देना कि इनका चलो इस दफा तो जो मर्जी कह लीजिए, हमारा ये मसला था वो मसला था। पिछले 5 साल तो नून लीग की हुकूमत रही ना। अब इन्हीं के जो उस वक्त के वजीर आजम रहे हैं खाकान अबाई साहब, उनकी आप बात सुन लीजिए, मिफ्ता साहब की आप बात सुन लीजिए, वो इन्हीं के पार्टी के लोग हैं ना। मैं क्या बात करूँ? आपने अगर इकोनॉमी की हालत देखनी है ना, आप चले जाए बाहर, जो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें लोग इस वक्त सारे, आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। आपकी जो एग्रीकल्चर में लोग बैठे हुए हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग 0 पे पहुंच चुकी हुई है। आज मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान से बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज अपना के बारे में ये बात चल रही थी जी। आप तकरीरें असेंबली में करना छोड़ें, कोई प्रैक्टिकल कदम उठाइए। वो आपने किसी को रोका, किसी ने रोका तो नहीं ना। इन्होंने जो कानून बनाने थे जिसमें इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे जिन्होंने काम करना चाहते हैं ये, और जो भी काम सबको पता है क्या करना चाहते हैं ये, वो तो कानून बना के बैठ गए ना। जो नैब का बेड़ा गर्क करना था वो कर दिया लोगों ने, जो उस कवानीन के जरिए अपने आप को फायदा उठाना वो तो कर लिया उन्होंने। इनको किसने रोका कि बाकी काम करें? आज तक मुझे बताइए किसी ने इनको रोका है कि आप इकोनॉमी के बेहतर काम करें? अभी तो आप शुक्र करें कि जो ये जो सीपैक के मामलात हैं वो नहीं खुले, अल्लाह का शुक्र है ये। अब मुझे बताइए कि आपने साहिवाल में एक अच्छा बड़ा आपका फॉर्म था, उसका बेड़ा गर्क करके आपने यहाँ पे कोल्ड फायर प्रोजेक्ट लगा दिया। उसका नतीजा क्या निकला आपको अंदाजा है यहाँ पे क्या हो रहा है? और वो कोयला हम बाहर से इंपोर्ट करके लगा रहे हैं यहाँ पे। आपने जमीन अपनी खराब की, कोयले को यहाँ पे ला के उसके जो इफेक्ट होता वो हम कर रहे थे, बाहर से हम ला के कोयला कर रहे हैं इस काम के ऊपर। ये तो हाल है इनका। फिर उन्होंने जो एक और जो ऑप्टिकल इल्यूजन थी कि हम बहुत बड़ा एक उन्होंने कोई एनर्जी पार्क बनाया, सोलर पार्क का, उसका आज बात हो रही क्या असर उसका? देखिए, बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का अपना खुद जो हमारे इकोनॉमी को यहाँ तक पहुंचाने में
माइलस्टोन्स हैं आपके। जी नेशनलाइजेशन वाज द फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड वाज आईपीपी जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है जी उसके बाद जो आपने ये जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो लगाए हैं सीपैक के अंडर, जी और सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं कि उनके बारे में ये क्यों हमें नहीं बता रहे हैं, इतना बड़ा सीपैक प्रोजेक्ट है, आप बताइए। हम 4 लोग बैठे हैं इनमें से, मैं तो खैर ठीक है सब्जेक्टिव हो सकता हूँ, अब मुझे बताइए कि किसी के पास ब्लूप्रिंट है कि सीपैक का क्या है, कि पाकिस्तान में जब सीपैक एंड होगा हमारे पास यही होगा जो हम ये कर्ज ले रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं ये कैसे वापस होगा। ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, कर्जा है सारा आपका, ये कैसे वापस होगा उसका सारा स्क्रूटनी जो है डिफरेंट प्लान्स की वो बहुत ज़रूरी है और जवाबदेही का अमल भी होना चाहिए। जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माजी की गलतियां जो हैं वो भरनी पड़ती हैं कौम को इंडीड एट दी एंड। अच्छा अतर इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर इलेक्शंस का अल्तवा होता भी है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमी ही हो सकती है। जो अगर मगर का मामला है ये फेवर कर रहा है किसी को, और अगर जो IMF की 3 कंडीशंस मीट अभी तक नहीं की गई जिनकी बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि ये सियासी खुदकुशी करने पे आमादा नहीं है। अगर वो काम करते हैं तो वो तो सियासी खुदकुशी है। देखिए सियासी खुदकुशी करें या ना करें, पर इस वक्त जो हालात हैं इकोनॉमी के, क्या अवाम इनसे मुतमईन है? इशू ये है कि इकोनॉमी इस नहज पे पहुंच चुकी है, आपको ड्रास्टिक ठीक है स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। ये लोग इक्तदार में है ना, इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बिलावल ने 9 महीने में सबसे ज्यादा बैरून मुल्क के दौरे किए हैं, आप उसकी तफसील उठा के देख लें, रिपोर्ट भी आज आ चुकी है। ये जितने भी कायदीन हैं अगर ये पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं तो ये कह दें, ऐलान करें ना कि जनाब हम अपने पैसे पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं। वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि नवाज शरीफ साहब के साहिबजादों की बैरून मुल्क जायदादें हैं। वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि भुट्टो खानदान के, जरदारी खानदान के बैरून मुल्क असासे हैं। वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि PTI से वाबस्ता जो लोग थे उनके भी बैरून मुल्क असासे हैं। हर जमात के अंदर इस तरह के लोग हैं, तो ये लोग क्यों नहीं अनाउंस करते? आज जरदारी साहब अनाउंस करें ना, ये जो कह रहे हैं कि जी $1 लाख आएगा तो हम स्पेशल कार्ड देंगे। आप इसहाक डार साहब अपने साहिबजादे से कहें कि उनकी जो बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट से वो पाकिस्तान ले आए। नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे अपना पैसा वापस ले आए। अपना पैसा तो ये लेके नहीं आते, तो बाकी कोई क्यों पैसा लेके आएगा? ये सोचने समझने की बात है ना। यही वजह है कि फिर आपके मुल्क से जो इन्वेस्टर हैं वो भी भाग रहे हैं। शेल ने कहा कि हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से निकाल रहे हैं। और इन्वेस्टर क्यों आएगा? देखिए इन्वेस्टर को रूल ऑफ लॉ चाहिए होता है, इन्वेस्टर को मौशी के साथ साथ वहां पे जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी भी जरूरत होती है। आपके मुल्क में हालत ये है कि आपके बंदे को अदालत जमानत देती है, आप उसको फिर पकड़ लेते हैं, अदालत फिर छोड़ती है, आप उसको फिर पकड़ लेते हैं। आप अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, तो एक ऐसी मार्केट के अंदर कोई शख्स जो है वो दीवाना ही होगा कि वो बाहर से लाएगा और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देगा। तो ये इशू है। आप यहाँ पे खड़े होकर इदारों को टारगेट कर रहे हैं, आप अदलिया को करें या माजी में ख्वाजा साहब किसी और इदारे को करें। इशू ये है कि ये मसाइल हल करने के लिए आप लोगों ने किया क्या है? आप लोग अपना ही मुकदमा लड़ते रहे हैं, आपने अवाम का मुकदमा तो लड़ा नहीं है। आप कहें ना जनाब कि ये है हम अपनी हम कुर्बानी दे रहे हैं, कोई कुर्बानी दे के तो दिखाए ना। ये क्या कुर्बानी हुई कि जनाब अवाम से आप कुर्बानी का मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम ये करे, अवाम ये चीज बर्दाश्त करे, खुद तो ये 1 टका भी पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, जो हमारी इशराफिया है, जो हमारी पॉलिटिकल इशराफिया है, जिसमें फैसल वाडा साहब भी जो PTI से ताल्लुक है और अभी भी वो ये कहते हैं कि मैं का जानिसार हूं, वो भी उनकी भी जायदादें बाहर के मुल्क में। बाकी जितने भी हैं, अलीम खान साहब की हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान वाले जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उनकी जायदादें भी बाहर के मुल्क में। तो वो इस्तेकाम अगर पाकिस्तान में लाना चाहते हैं तो अपनी जायदाद बेच के पैसा लाएं पाकिस्तान में, डॉलर लेके आए पाकिस्तान। तो उसके लिए कोई तैयार नहीं है और बस शेर व शायरी हमें सुनाते रहते हैं सारी जितने भी मोजिज कायदीन हैं। बिल्कुल सुनहरे बयानात, ऐसे वही जनरल साहब वाली बात के सुनहरे पानियों से लिखने के मुतरादिफ इनके बयानात हैं, जिन्होंने तकरीर आज भी एक तबके, एक माफिया की बात की, क्लियर कट कोई बात नहीं की। तो अतर वाली बात है कि कुर्बानी आप सिर्फ आवाम से मांगते हैं। आप भी बताएं आपने कुर्बानी में कितना हिस्सा डाला और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर पहले खुद मिसाल बने। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अच्छा, अभी ताज़ा ये इतलात आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास जो है वो उसमें बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एंड राना साहब, इज़न्ट इट ऑब्वियस कि ये बजट इस हुकूमत के गले का फंदा बन चुका है, स्पेशली इसहाक डार साहब या नून लीग के लिए, क्योंकि फेलियर का तो कोई बायर नहीं होता। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए इस वक्त जो सिनेरियो है ना उसमें इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर, और जो बजट जो पेश भी किया गया है ये दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म।
और इसको अगर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इन डेप्थ जाके आपको बिल्कुल इसको थ्रेडबेयर एक एक चीज आपके सामने रख सकते हैं कि बजट साल के लिए नहीं है ये, दिस इज लाइक फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन, और लगता है ऐसे कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शंस। अब इलेक्शन में कई चीजें ऐसी हैं जो जाके सेल आउट करनी पड़ेंगी, जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, उसको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने अपने हलकों में, अपने अपने लोगों के सामने कि भाई यस वी वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट एट द वेरी सेम टाइम वी वर अनएबल टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। एंड एज फार एज आवर मिनिस्ट्रीज आर कंसर्न, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारी मिनिस्ट्रीज तक हम देखे जाए तो हमारी परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, और जहाँ पे बजट का इशू था वहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्शन रेज भी किए। दिस इज व्हाट दे गोइंग टू सेल आउट जी इन द इलेक्शन कैंपेन। नाउ आप इलेक्शन की आप बात कर रहे थे बजट की थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले, देखिए द इशू इज कि हमारा एक बड़ा मसला है, हम जो भी काम खराब हो ना उसका मुद्दा हम डाल देते हैं कि अमेरिका ने खराब कर देता है, अमेरिका ने यह नहीं करने देता, वो तो सारा मुद्दा पा दो अमेरिका पे। भाई नोबडी हैज स्टॉप्ड यू कि अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए किसी ने आपको नहीं रोका। भाई आपको रिफॉर्म्स के लिए कहा गया है आईएमएफ की तरफ से, आपने वो रिफॉर्म्स की हैं? नहीं किए, ठीक है। आपके स्टॉक एक्सचेंज की रिफॉर्म्स उन्होंने कही है आपको, आप वो नहीं कर रहे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि जहां पे पैसा जो है जो अनअकाउंटेड फॉर, कहां से आ रहा है पैसा, कैसे आ जाए स्टॉक एक्सचेंज में लग रहा है, वो आप नहीं बता रहे, उसकी रिफॉर्म्स नहीं कर रहे आप, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपके एसेट्स है जो आपको बताए कि आपके गवर्नमेंट एक्सचेकर से जो पैसा लीक हो रहा है जी, ब्लीड कर रहा है फ्रॉम सो मेनी इयर्स, नोबडी हैज आस्क्ड यू उसको आप प्राइवेटाइज ना करें, आप उसको भी नहीं कर रहे, ठीक है। आप क्या देते हैं, आपको थोड़े अरसे बाद एक फिट पड़ता है, एक सेकंड में एक हो जाती है। हमारे पास बड़े एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स हैं तो भाईजान बेचो ना उसको। राणा साहब इनपुट ले लें जनरल साहब का इस पे, क्या कह रहे हैं? देखिए हमारी हुकूमत का हाल ये है, मैं सॉरी जस्ट टू वांट टू ऐड, सॉरी राणा साहब, कि ये जो अभी लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा ऐलान किया था कि हमने रशिया से तेल ले आए हैं जी, इसकी डील सारी सीक्रेट है। क्यों है सीक्रेट भाई, इसको क्यों नहीं हम जाहिर कर रहे हैं इसमें, ये क्या बात है? ये अफवाहें ये हैं कि भाई तेल पता नहीं कहाँ से होके पाकिस्तान पहुंचा है, इसमें कोई $10-12 बीच में कोई और किसी को फायदा हो रहा है, आप उसको एक तरफ रख दें। पर ये डील ये है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, आप डीलें कर रहे हैं, खुफिया रख रहे हैं। और $15 सस्ता होने का फ़ायदा भी आवाम को शिफ्ट होगा या नहीं, रिफाइनरी क्या आपको चार्ज करेगी, देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको डॉट्स करें। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। मतलब कि इसमें देखें ना, यहाँ पे सीरियसनेस नहीं है, देयर इज नो सीरियसनेस। आपको पता है पिछले 10 महीने में कितने लोग यहाँ पे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं? जी, तकरीबन 10 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। वो जो बिजनेस टाइकून यहाँ पे बैठे हुए थे, 8-9 बिजनेस टाइकून जो कराची के आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे कहा था, उनको एश्योरेंसेस दी गई थी कि जनाब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम। वो कहाँ है, उनका पैसा कहाँ है? आज बुला के उनसे पूछे कि आपका जनाब यहाँ पे 79 से 80% पैसा आप कहाँ लेके चलेगी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, कहाँ लेके चलेगी, ठीक है। They have shifted their a very substantial amount out of this country, ठीक है। उन्होंने अपनी सारी चीजें वहां पे लेके, ब्रेन ड्रेन हो गया आपका जी। 10 लाख तो मैं एक वेग आपको फिगर दे रहा हूँ, एक इससे कई गुना ज्यादा है। एंड आस्क दोज पीपल जो कि इमिग्रेशन में काम कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, उनसे पूछे आप जी। बहुत से एस्पेक्ट्स, अच्छा ये ब्रेन ड्रेन ही बता रहा है कि लोगों का कितना एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है इस निज़ाम के ऊपर, और ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि अगर आप IMF डील में नहीं जाते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ज़रूर करेगा। नहीं ये सब कि आप ऑब्वियस है, कोई उनका इल फाउंडेड एनालिसिस तो नहीं है, उनका फील्ड ही यही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं और एनालाइज करते हैं और फिर एनालिसिस होता है, वो तो प्रेजुडिस भी नहीं है। हमारे यहाँ तो फिगर्स के ज़रा उल्ट नीच करते हैं। और दूसरी बात यह, पाकिस्तान में बजट जो अब दिया गया है, ये लगता है बैज़ एक आई वॉश है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे। इसमें कोई रिसोर्सेज डिस्क्लोज़ नहीं किए गए कि इनकम कहाँ से जनरेट होगी, कहाँ से एक्सपेंस पूरे होंगे, IMF के साथ इनका एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता। दिन ब दिन वो डार्क साइड ज़्यादा नज़र आ रही है कि शायद ये प्रपोज़ल सारी ड्रॉप हो जाए और पाकिस्तान एक अगली मुसीबत में फंस जाए। ये जो कहते हैं ना हम सियासी खुदकशी कर रहे हैं पॉलिसीज़ दे के, इकनॉमिक पॉलिसी दे के,
ये सियासी खुदकशी नहीं करेंगे, अवाम को खुदकशी पे मजबूर करेंगे। ये अपने मफादात तलाश कर रहे हैं। इन्होंने जो बजट दिया है उसमें सियासी मफादात को पेश नज़र रखा है, मुल्क की मुस्तकबिल के मईशत की बजाय। फॉर द टाइम बीइंग। और एक बात, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के किस तरह से यहाँ से हम निकलें, चूँकि 2 माह की हुकूमत है, रहते हैं नहीं रहते, ना रहने का चांस ज़्यादा है। केयर टेकर्स को पकड़ा के घर जाए, हम अपना जिम्मा क्यों लें। और दूसरी बात नहीं हो, इत्तेहादियों वाला बात में तो अगर एक लम्हा दे दें तो मैं बता दूं, जी जी, वो एक नई पिक्चर क्रिएट की जा रही है। जो बिलावल साहब के आज के रिजर्वेशन का क्या मतलब है जी? बजट पास होता है कैबिनेट से, बजट पास होता है नेशनल असेंबली से जी। दोनों जगह पे पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर के तौर पे मौजूद है। ना ये कैबिनेट से थ्रू हो सकता है, ना ये नेशनल असेंबली से थ्रू हो सकता है विदाउट दी हेल्प ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बजट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक आर्टिफिशियल पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे मुल्क में अब सिर्फ 2 जमातें हैं जिनका आपस में इंतखाबी मुकाबला होगा, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, और थर्ड फैक्टर सिर्फ पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी होगी। ये एक आर्टिफिशियल सिनेरियो है जो क्रिएट किया जाता है हाँ अजनबियों को दरमियान से निकालने के लिए कि एक मंजर बना दिया जाए कि बस जी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अलग-अलग इन्हीं के कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। अच्छा, ये थोड़े दे आर repositioning themselves Very for right. the This is future the right. But electoral अच्छा, battle. before we close, few seconds left. कल मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें अगर पार्टी सरबराह से हट के वोट कास्ट होता है और डिफेक्शन की क्लॉज अभी तो पार्टी सरबराह के नहीं पता वहाँ पार्टी सरबराह ने जो हिदायत दी है अपने अरकान को, वो सारे माशाल्लाह मेहमान सिंध गवर्नमेंट के दूसरे जो बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मामले में सारी सेटलमेंट जो है, जो डीलिंग है, उसके बारे में कयास आ रही है। शेख रशीद साहब ने भी किया कि दुबई में मैच हो रहा है। देखते हैं कल इसका नतीजा क्या निकलता है। भारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज वेरी कॉन्फिडेंट। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।